हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। अब है हमारा डे 5 जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। इसमें जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं इस एग्जाम के पर्पज से, हम उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और इसमें 2-3 केस लॉस भी मैं बताऊंगी, डिस्कस करूंगी। तो ये हमारा छोटा ही लेक्चर होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, विच इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय द मेकर इज प्रोमिसरी नोट। देखो इस वाले एक्ट में से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, सब कुछ इंडेक्स बेस ही ज्यादातर आते हैं। तो एक बार हम इंडेक्स को हल्का हल्का गो थ्रू कर भी लेंगे, हमें पता लग जाएगा कौन कौन से क्वेश्चंस आने बनते हैं। ओके, अब जैसे मैंने बोला इनमें से साइन वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है, कौन सा प्रोमिसरी नोट होगा। मिस्टर बी क्या कहता है, आई ओ यू 1000 रुपीज, कि मुझे तुम्हें 1000 रुपीज देने हैं। मिस्टर बी, आई विल पे यू 10,000 रुपीज आफ्टर माई मैरिज। क्या कह रहे हैं मिस्टर बी, मैं आपको जो हूं अपनी शादी के बाद 10,000 रुपए दूंगा। मिस्टर बी, आई विल पे यू मनी ऑन डिमांड, जब तुम डिमांड करोगे तब मैं पैसा दे दूंगा। मिस्टर बी, मैं तुम्हें पे करूंगा 1,000 रुपए जैसे तुम डिमांड करोगे। तो ये प्रोमिसरी नोट इनमें से कौन सा माना जाएगा, ये वाला, जहां पे हमने क्या बोला कि जब तुम डिमांड करोगे कोई स्पेसिफाइड अमाउंट होनी चाहिए, सिर्फ मनी नहीं। तो एक स्पेसिफाइड अमाउंट जब भी डिमांड करोगे मैं तुम्हें पे कर दूंगा। ओके, अब इसमें से बिल ऑफ एक्सचेंज कौन सा नहीं होता है, हमें पता है चेक हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है। जो भी हमारे चेक के रिगार्डिंग है या मनी के रिगार्डिंग, इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग बात होती है, वो सब आ जाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो हम कहते हैं डीडी, ये भी हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो क्या नहीं है, कोई भी शेयर, वो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है। अगले पे आ जाओ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेक्स स्पेसिफिक मेंशन ऑफ 3 इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो है 3 स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की बात करता है। कौन कौन से, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, जो अभी हम पढ़कर आए। ठीक है, ये स्पेसिफिकली बात नहीं करता इन दोनों की, रेदर सिर्फ प्रोमिसरी नोट की और इन दोनों की स्पेसिफिक मतलब एक्सप्रेसली इनके बारे में ही मेंशन किया गया है। ठीक है, रीजनेबल टाइम डिटरमाइन करने के लिए वो क्या होएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या हमें पब्लिक हॉलीडेज को हटाना होगा, पब्लिक हॉलीडेज को इंक्लूड करना होगा, जो बैंक ऑब्जर्व करता है वो या नन। अरे पब्लिक हॉलीडेज को तो हम उसमें से हटाएंगे। सपोज आज मैंने कोई चेक लगाया, उसकी डेट मैंने बाद में कर दी, पोस्ट डेटेड चेक कर दिया, तो जो भी बीच में पब्लिक हॉलीडेज आएंगी वो तो हम उसको ऑलरेडी उसमें एक्सक्लूड ही कर चलेंगे। ठीक है, कौन सा सेक्शन है जो रिलेट करता है प्रिजम्पशन से। डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रिजम्पशन दे रखी होती हैं, तो ये कौन से सेक्शन है, ये सारे ही। और ये हमें कैसे पता लगेगा, जब हम सेक्शन की टाइटल देखेंगे, हेडिंग देखेंगे, वहीं पे वर्ड प्रिजम्पशन दिख जाएगा। अगले पे आ जाओ। 138 किसके साथ डील करता है, जो सेक्शन 138 के बाद है डिसऑनर से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स में आने के पर्पज से। हमने बोले किसके साथ डील करता है, डिसऑनर ऑफ चेक, राइट्स ऑफ होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स, नन ऑफ द अबव। ये बात करता है हमारा डिसऑनर ऑफ चेक की। अब डिसऑनर ऑफ चेक क्या होता है, जब एक पर्सन, कौन सा पर्सन, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे ड्रॉर, जब ये क्या करता है, चेक ड्रॉ करता है किसी भी अमाउंट का किसी और पर्सन के अकाउंट में, जब इसे पैसे डालने हैं, जिसको हमने बोला पे, किसको डालने थे, ड्रॉर को डालने थे। किस चीज के लिए पैसे डालने थे, कोई इसने डेट लिया होगा या कोई लाइबिलिटी ली होगी उस पर्पस को चुकाने के लिए। बट वो क्या है, जब उसने बैंक में वो चेक वगैरह दिया, तो वो जो है बैंक ने उस चेक को रिटर्न कर दिया। क्यों, हो सकता है उसने में उसके अकाउंट में पैसा ही ना हो इतना, या कुछ एग्रीमेंट होता है, उससे एग्रीमेंट से तुम ज्यादा पैसे वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इस वजह से बैंक को वो चेक रिटर्न करना पड़ा। तो हम यहाँ क्या मानते हैं कि क्या हुआ है, वो डिसऑनर हो गया है चेक का। अब इस केस में क्या होगा, जब ड्रॉर ने बोला था ये चीज, चेक डाला था, और बैंक ने जब उसको रिटर्न कर दिया डिसऑनर की वजह से, अब जो हमारा पेई है, जिसको लॉस हुआ इस चीज का, पेई के पास क्या ऑप्शन है, अब वो 30 दिनों के अंदर नोटिस देगा सामने वाले पार्टी को। और ये नोटिस कैसा होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। ये 30 दिन कब से स्टार्ट होंगे, जब पेई को बैंक से रिसीट मिली कि जी वो चेक डिसऑनर हो चुका है, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर नोटिस चला जाना चाहिए, किसके पास, राइटिंग में, किसके पास, उस ड्रॉअर के पास। अब ड्रॉअर के पास कितना टाइम है पेमेंट करने का, ड्रॉअर के पास टाइम है 15 दिनों का। 15 दिनों में इसको नोटिस, इसको जो है पेमेंट करना ही करना होगा। जब इसको नोटिस मिला था, किसको मिला था, ड्रॉअर को। और अगर फिर भी इसने 15 दिनों में पेमेंट नहीं करी, वो अगर फेल हो गया उस चीज में, अब जो हमारा पेई है
वो 1 महीने के अंदर अंदर क्या फाइल कर देगा, कंप्लेंट फाइल कर देगा। क्या फाइल कर देगा, कंप्लेंट। अब जब कंप्लेंट फाइल करेगा इसका मतलब यहाँ एफआईआर नहीं हो सकती, कंप्लेंट ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये कौन सा ऑफेंस हो गया, हमारा नॉन कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस हो चुका है। ओके, तो इसका आंसर था पनिशमेंट के बारे में बता रखा है। और वो पनिशमेंट कितनी है वो भी हमें 138 में बता रखी है, या तो होएगी 2 साल की सजा, या फिर जितनी अमाउंट का चेक था उसका ट्वाइस द अमाउंट हो जाएगा, या फिर दोनों भी सजा दी जा सकती है। बीच में क्या है, और है, और इनमें से कोई भी हम सजा दे सकते हैं। अगले पे आ जाओ। कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, जो भी पनिशेबल है 138 में अभी बताया ये चीज कि सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट पे ही होगा, जो पे करेगा वो भी राइटिंग में। ठीक है, अगले पे आओ। फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 138 की एक्सप्लेनेशन खोल लो। उसमें हमें दे रखा है कि ये जो डेट या लाइबिलिटी चुकानी होती है वो कौन सी होनी चाहिए, जो लीगली एनफोर्सेबल है, जो हम कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हैं लीगल तौर से, सिर्फ वही डेट और लाइबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो लाइबिलिटीज वॉइड होती हैं तुम उनके लिए भी केस कर सकते हो, नहीं। ठीक है, 141 के पर्पज से कंपनी का मतलब क्या है, ये 141 की डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन लास्ट में जाके दे रखा है। क्या, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, एक फर्म या कोई भी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, सब कुछ मतलब ऑल द अबव इंक्लूड होएगा सेक्शन 141 में। ओके, अगले पे आ जाओ। द डिले इन फाइलिंग अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 कैन बी कॉन्डोन। हमने बोला अगर 138 में जो टाइम पीरियड है, अगर मानो हमने उस टाइम पीरियड के एक्सपायरी के बाद भी हमने कंप्लेंट अगर फाइल नहीं करी, तो वो हमें कहाँ माफी मिल सकती है उस चीज की, कौन से सेक्शन में हम आगे जाकर फाइल कर सकते हैं कोर्ट की परमिशन से, सेक्शन 5 में, लिमिटेशन के, या एनआई एक्ट में ही। अगर अब हमें कोई भी हम क्वेश्चन देखेंगे हम क्या सोचेंगे, हाँ लिमिटेशन एक्ट में ही होता होगा, बट नहीं। जो एनआई का है उसकी कंप्लेंट भी अगर कॉन्डाउन करनी है, माफी लेनी है, आगे डिले के लिए फाइल करना है डिले के बाद भी, तो हम ये जो है सेक्शन 142 में ही इसका डिले फाइल कर सकते हैं। 142 में बोला गया है कि अगर सफिशिएंट कॉज है तुम्हारे पास, ठीक है, तो तुम्हें जो है अलाउड कर दिया जाएगा आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड भी कंप्लेंट फाइल करने के लिए। ओके, 147 में एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट, वो कौन से ऑफेंस, ये जो भी ऑफेंस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वो हमारे क्या माने जाते हैं, कंपाउंडेबल। मतलब कि अगर हम इसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं बाद में जाकर भी तो वो चीज अलाउड होती है। ऑफेंस क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, अभी मैंने बताया कंपाउंडेबल, इसका मतलब इनमें दोनों में से होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और अगर याद हो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि एनआई एक्ट में हम सिर्फ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, इसका मतलब ये कैसा ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल। तो आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, अगले केस पे, केस अब आ जाता है हमारा केस लॉ के ऊपर क्वेश्चन। अब हमारा पहला केस लॉ क्या बोल रहा है, कह रहे हैं इन अ रिसेंट केस सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट वेयर द चेक, क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट वेयर द चेक amount with interest and cost as assessed by the court is paid by a specified date। अगर तुमने स्पेसिफाइड डेट पे दे दिया, कोर्ट एंटाइटल्ड है प्रोसीडिंग्स को क्लोज करने के लिए अंडर सेक्शन 143, इसी एक्ट के 143 में क्लोज कर दिया जाएगा। और जो सेक्शन 258 है सीआरपीसी वाला, उसके अंदर वो केस कौन सा रिलेटेड है, ये है मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस कंचन मेहता। देखो ये जो केस है हमारा 2017 का केस है और बहुत इंपॉर्टेंट केस माना जाता है एनआई एक्ट का। क्यों माना जाता है, देखो इसमें क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हेल्ड डाउन हुए थे, ले डाउन हुए थे। जैसे कि इसमें ये भी बताया था कि जो 138 जो सेक्शन है इसमें उसका ऑब्जेक्ट बताया गया था कि हमें जो है एनहांस करना है, क्या एनहांस करना है कि लोग जो है चेक्स को एक्सेप्ट करने लग जाए। ये कहाँ हेल्ड हुआ था, इसी मीटर वाले केस में हेल्ड हुआ था। और यहाँ पे हमें बताया था कि जो भी एनआई एक्ट के प्रोविजंस होते हैं वो प्यूनिटिव भी होते हैं, मतलब पनिशमेंट भी मिलती है, प्लस तुम्हें कंपनसेशन भी मिलता है, तो कंपनसेटरी भी होते हैं। तो प्यूनिटिव भी होते हैं और कंपनसेटरी भी होते हैं। ओके, और इसमें मेन ऑब्जेक्ट क्या बताया, जो एक अमेंडमेंट आई थी 2002 में, उस अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें जो है स्पीडी ट्रायल्स करनी है। स्पीडी ट्रायल्स क्यों, क्योंकि भाई ये एनआई एक्ट के केसेस हैं और इसके लिए है कि जरूरी जल्दी जल्दी जो है केसेस डिस्पोज ऑफ हो सके। सिमिलरली इसमें ये बताया सेक्शन 143, उसमें ये बताया कि जो भी प्रोसीडिंग्स होएगी वो जो है डे टू डे पे करके खत्म करनी होगी।
डे टू डे प्रोसीडिंग्स चलेंगी और जो कंक्लूड करेंगे हम कितने टाइम तक कंक्लूड कर देंगे, 6 महीनों के अंदर अंदर हम कंक्लूड कर देंगे। ओके, और यहाँ पे एक कंपाउंडेबल वाली चीज भी बताई कि जितने भी ऑफेंसेस हैं हम उनको कोशिश करेंगे कि अगर वो कंपाउंडेबल हो रहे हैं तो हम उनको कंपाउंडेबल भी करें। ये सारे पॉइंट्स कहाँ लेट डाउन हुए थे हमारे, इसी वाले केस में, मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस कंचन मेहता। ओके, अब हम जो है थोड़े बहुत केस लॉ अलग देखते हैं जो इसमें एनआई एक्ट में इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देखो एक रिसेंट केस आया था 2024 का, ठीक है, 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस केस का क्या नाम था, घनश्याम, क्या नाम है, घनश्याम गौतम वर्सेस उषा रानी, लिख लो ये इंपॉर्टेंट है। थ्रू एलआर्स फाइल किया गया था रविशंकर, थ्रू एलआर्स रविशंकर, 2024 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या बोला, देखो अगर मानो हमने अगर एनआई एक्ट में कन्विक्ट कर दिया एक्यूज्ड को, क्या हम फिर भी सेटलमेंट अगर वो करना चाहे कर सकते हैं क्या, आंसर इज यस। अगर जो हमारा एक्यूज्ड है वो फुल पेमेंट देने को तैयार है, किसका, जो भी हमारा एग्रीव्ड है, मतलब जो हमारा कंप्लेनेंट है, विद इंटरेस्ट वगैरह जितना भी उसका बनता है, कन्विक्शन के बाद भी अगर वो बंदा रेडी है एग्रीव्ड को या कंप्लेनेंट को उसका सारा पैसा देने के लिए, तो यहाँ पे प्रोसीडिंग्स जो होती हैं 138 वाली, हम उनको क्वैश कर देंगे। कंपाउंडिंग को हम प्रमोट करते हैं। कंपाउंडिंग को हम क्यों प्रमोट करते हैं, क्योंकि भाई ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पार्टीज के बीच में है, इस वजह से हम यहाँ कंपाउंडिंग को प्रमोट करते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ अफेक्ट हो रहा है, हमारी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, नहीं, ये प्राइवेट पार्टीज के बीच में है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम ऑफेंसेस को कंपाउंड कर सके। ओके, अब सिमिलरली दो केस हो रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो है प्रोस्पेक्टिव के ऊपर, एक आता है रेट्रोस्पेक्टिव के ऊपर। ये मैंने पहले भी बताया था, प्रोस्पेक्टिव मतलब जो आज की ऑन फ्यूचर चीज अप्लाई होएगी। अगर कोई भी लॉ नया आया है तो वो अगर आज की डेट पे आया है तो वो आज की डेट से फ्यूचर तक अप्लाई होएगी। बट रेट्रोस्पेक्टिव, अगर आज कोई डिसीजन आया है और हमने बोला वो रेट्रोस्पेक्टिव उसका एप्लीकेशन होगा, तो मतलब जब से वो इनफोर्स में आया था वो वहां से पास्ट से भी अप्लाई होगा। ओके, जैसे इसका एक केस तो आता है जो इंपॉर्टेंट है, वो है जीजे राजा वर्सेस तेजराज, जीजे राजा वर्सेस तेजराज सुराना। ठीक है, ये पहला केस ये है जिसमें क्या बोला गया, सेक्शन 143A एनआई एक्ट का, ये आया था अमेंडमेंट से। जो 143A है वो किस नेचर का है, प्रोस्पेक्टिव नेचर का है, कि ये जब अमेंडमेंट आई उसके आने वाले टाइम के अभी तक ये चीजें अप्लाई होंगी। बट 148 जो ये भी वैसे तो हमारा अमेंडमेंट से आया था, बट इसको हमने प्रोस्पेक्टिव ना करके हमने इसको कहाँ अप्लाई कर दिया था, रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कर दिया था। इस केस का क्या नाम है, रेट्रोस्पेक्टिव वाले का, इसका नाम है सुरेंद्र सिंह देसवाल, सुरेंद्र सिंह देसवाल एंड अदर्स वर्सेस वीरेंद्र गांधी, वीरेंद्र गांधी। और दोनों ही कौन से केस हैं, कौन से ईयर के हैं, 2019 सुप्रीम कोर्ट के ही दोनों केसेस हैं। ओके, तो इस वीडियो में हमने अपने जो है केस लॉस खत्म कर लिए हैं। अच्छा ठीक है, एक लेटेस्ट अमेंडमेंट जो मैं बताती हूँ, इसमें 2018 की जो अमेंडमेंट थी, 2018 में जो है हमारे यहाँ दो अमेंडमेंट आई थी, एक तो थी 143A की, एक आई थी 148 की, सिर्फ 148। 143A में तो क्या बताया गया था हमें, आईसी, आईसी इन द सेंस इंटरिम कंपनसेशन के बारे में। 148 में बताया था हमें आईडी, दैट इज इंटरिम डिपॉजिट के बारे में, जिसमें जो हमें अमाउंट बताई थी कि कंपनसेशन हमें मैक्सिमम कितना मिल सकता है, यहाँ पे बात कर रखी है मैक्सिमम 20%। किसका 20%, जो भी हमारे चेक का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ चेक का 20%। यहाँ पे क्या बताया हमें, मैक्सिमम, जबकि इंटरिम डिपॉजिट में क्या होता है, मिनिमम 20% लेते हैं, और ये 20% यहाँ पे किसका लेते हैं हम, इंटरिम कंपनसेशन का। ठीक है, और ये कौन अवॉर्ड करता है, हमारा ट्रायल कोर्ट अवॉर्ड करता है। ओके, तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं, जिसमें मैंने 2-3 एक केस लॉज भी डिस्कस कर लिए। अब अगले क्वेश्चंस इस एग्जाम के पर्पज से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।